हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। टीएमडी मास्टरी के इस ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इमेजेस देख करके आपको आइडिया लग चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे साउथ एशिया का दर्द है। नेपाल हमारा सबसे बड़ा और सबसे करीबी पड़ोसी है। हिमालय की गोद में बसा हुआ है, आज एक गहरे संकट से गुजर रहा है। वहां की सड़कों पे हंसी कम, दर्द ज्यादा है, बेबसी ज्यादा है। और इस पूरे संकट को समझने के लिए मेरे साथ हैं डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट ललित सर, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस आज हमसे पूछने वाले हैं। थैंक यू सर। तो सबसे पहले जैसे कि आप बता रहे हैं, तो नेपाल की जो कहानी है ना सर, मुझे लगता है वो एक आईना है। बिल्कुल तो यहाँ पर हर एक देश को उससे सीखना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि आने वाले भविष्य में इस तरह के प्रोटेस्ट और भी हो सकते हैं। बिल्कुल सर। और आप एग्जाम्पल देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता आ रहा है, लेकिन कुछ कंट्रीज उससे मैनेज कर लेती है सर। तो सर इन्हीं सभी चीज़ों को लेके सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि नेपाल आज इस हालत में पहुंचा कैसे? सर देखिए, इसको है ना बहुत ही सिंपल वे में आपको बताता हूँ। ओके। दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज वीक पॉलिटिक्स, दूसरी चीज कमजोर इकोनॉमी उनकी। ये दो चीजों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये नेपाल को इस समस्या तक ले आया है। अब देखिए क्या होता है सर, वहां की सरकारें टिकती नहीं है। हाँ। कभी प्रधानमंत्री बदलते हैं, कभी उनका गठबंधन टूट जाता है। राइट। और इकोनॉमी कैसे होती है वहां पे, इकोनॉमी वहां पे कैसे चल रही है आप देखिए ना। बाहर लोग जाते हैं, काम करते हैं, वहां से उनको इनकम हो रही है। हाँ। राइट। और उनकी पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है, जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है ना, वो टूरिज्म पे टिकी हुई है। हाँ। और जब कोरोना आया, हाँ। कोरोना ने क्या किया, टूरिज्म को खत्म कर दिया। ओके। और विदेश से पैसे आने भी कम हो गए वहां पे। ऊपर से महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीजों ने जनता को तोड़ दिया। और सोचिए सर, जब एक पूरे कंट्री की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे टिकी हुई है, लोग विदेशों में जाकर के काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत पे टिकी है, वो कितना अनसेफ है। ऊपर से आप सोशल मीडिया बंद कर देते हो। आगे हम डिस्कस करेंगे सर उसके बारे में भी। तो सर जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि आपने बोला कि दो चीजों पे टिकी हुई है, एक तो पॉलिटिक्स पे और इकोनॉमिक्स पे। बिल्कुल। तो सर इसी तरीके से अभी बोला जा रहा है कि भारत चीन के बारे में बोलते हैं कि भारत और चीन दोनों नेपाल में इतने एक्टिव रहते क्यों हैं? सर देखो, एक्टिव होना मजबूरी भी है कह सकते हो, हाँ। और कहीं ना कहीं जरूरी भी है। हम्म। क्यों? क्योंकि जो नेपाल की जो लोकेशन है ना, हाँ। वो बहुत ही गोल्डन लोकेशन है। ओके। देखिए, और वो भारत और चीन के बिल्कुल बीच में है। हम्म। तो भारत के लिए नेपाल सिर्फ पड़ोसी नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे जो कल्चर है वो जुड़े हुए हैं। ओके। हमारे जो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी है, जो रणनीति सुरक्षा है वो है। हमारा जो बॉर्डर है वो ओपन है, आपको पता होना चाहिए। कोई वीजा नहीं लगता वहां पे जाने के लिए, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, और खुला बॉर्डर है। और हमारा जो इतिहास जो है, जो हिस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई है। और चीन कहता है कि नेपाल उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो प्रोजेक्ट है, उसमें वो पूरी तरीके से शामिल हो, और ताकि वो इंडिया के ऊपर प्रेशर बना सके चाइना, इसलिए उसके लिए नेपाल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप कह सकते हो कि नेपाल जो है ना, एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में खास करके इंडिया और चाइना को ध्यान में रखते हुए वो एक जो चेस बोर्ड होता है ना सर, वो बन चुका है कंप्लीटली। तो सर जैसे कि आप बता रहे हैं जो चेस बोर्ड बन चुका है, तो इसका फिर राजनीति पर क्या असर, जनता पर क्या असर होगा? सर देखिए, राजनीति में बहुत सारा असर होने वाला है इसका। मैं ये आपको बता दूं। देखिए सर, अब जनता जो है, वहां की आम पब्लिक है, उसको पावर गेम से कोई मतलब नहीं है। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए सस्ती चीजें, बिल्कुल राइट सर, रोजगार, और एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, वहां पे महंगाई जो है वो आसमान छू रही है, नौकरियां नहीं है। जो वहां का यूथ है वो फॉरेन भाग रहा है, विदेश भाग रहा है। सर एक नेपाली माँ कहती है, यार मैं बेटे को विदेश भेजती हूँ, लेकिन हर दिन है ना डर में जीती हूँ। यानी कि घर का सपना और विदेश के टिकट। और सबसे बड़ी बात बताऊं सर, वहां के जो पॉलिटिशियन है, उनके बच्चे वो बिल्कुल लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और वहां की जो आम जनता जब ये देख रही है ना, उसके अंदर वो गुस्सा फूट रहा है, यार कि ये जो पैसा है ना, यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए होना था, पर उनके बच्चे तो बढ़िया लेविश लाइफ जी रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है सर। तो सर इसी तरीके से आपने प्रॉब्लम, अभी हमने चीन और इंडिया के बारे में जाना, अब इसी तरीके से अमेरिका और यूरोप का रोल इसमें कहाँ पे आ रहा है कि अमेरिका और यूरोप इसमें कहाँ खड़े हैं?
सर देखिए, अमेरिका और यूरोप की बात करें ना, हाँ तो वो सीधे तो नहीं है हाँ। वो, लेकिन अब उनका जो मेन कंसर्न है वो चीन को लेकर के रहता है। तो चीन को रोकने के लिए वो नेपाल में एक्टिव है। तो अच्छा। अमेरिका ने उन्होंने एमसीसी प्रोजेक्ट दिया हाँ। कि जिससे कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। और जो यूरोप के देश है ना, और यूरोपियन यूनियन, वो ज्यादातर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं, लेकिन उनका असली मकसद ये रहता है कि जो नेपाल है ना, हाँ वो चीन के हाथों में ना चला जाए, चीन के पाले में बिल्कुल ना चला जाए। हाँ। तो ये सारी चीजें हैं सर, जो कि एक प्रॉब्लम है तो मतलब सर उधर के कि देशों के लिए। देखा जाए तो नेपाल को जो है ना गेम की तरह बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कोई इस पाले में रखता है, कभी कोई इस पाले में रखता है। हाँ बिल्कुल। क्या एक्चुअल में क्या है कि वो दोनों के बीच में बस फंसा हुआ है, भारत और चाइना के बीच में, और वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। सब इसी तरीके से अब देखा जाता है जहाँ पर हमेशा प्रोटेस्ट हो रहा है नेपाल में, तो नेपाल के जो यूथ है और जैन जी जो है वो इसे कैसे देख सकते हैं? सर देखो, नेपाल के जो जैन जी हैं वो इसे कैसे देख रहे हैं सर, देखिए मैंने बताया आपको, जैन जी सबसे ज्यादा हताश है वहाँ पे। अब सर देखिए, नेपाल की गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में क्या किया, सबसे पहले तो 4 सितंबर को पूरा जो सोशल मीडिया है बंद कर दिया। लगभग 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बंद किया गया था, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, अलग अलग जो भी सोशल मीडिया है उनको बंद कर दिया। ओके। अब इससे कुछ लोग केवल कंटेंट नहीं बना रहे थे, वो अर्निंग भी कर रहे थे। उनकी जो कुछ ना कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स थे, उनकी जो कह सकते हो कि घर की इनकम उसी से चल रही थी। ओके। अब क्या हो रहा था, यहाँ पे डिग्रियां तो हैं, हाँ नौकरियां नहीं है, हाँ। विदेश जाना उनकी मजबूरी हो रही है, और जो पॉलिटिक्स है उसमें उनको जगह भी नहीं मिल रही नहीं है। मिल रही। जो जनरेशन से चलते आ रहे हैं वही उस पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। तो नेपाल के जो जैन जी हैं वो कहते हैं, यार हमारा जो भविष्य है ना, हाँ। हमारे हाथों में ही नहीं है, बल्कि कुछ पॉलिटिशियंस की जेब में है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना सर, हाँ ये वैसा ही है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के युवाओं में भी सेम यही चीजें हैं सर। बिल्कुल राइट सर, आपने एक बात सही कही है। तो सर यहाँ पर एक नेपो किड्स जैसे बढ़कर यूज किया जा रहा है कि नेपो किड्स का जो है ना नेपाल की राजनीति में क्या रोल हो सकता है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अब क्या होगा, बहुत सारी वीडियोस सर्कुलेट हुई हाँ। सोशल मीडिया पे हम्म। कि बड़े बड़े जो नेता हैं उनके बेटे बेटियां विदेशों से पढ़कर आते हैं ओके। और सीधे बिल्कुल सत्ता में बैठ जाते हैं। अच्छा। आम जनता जो है, उसका जो बच्चा है वो मेहनत करता है, वो उसे संसद पहुंचने का जो सपना है ना, वो भी नहीं आता। सबसे बड़ा गैप है, ओ। एक इलीट क्लास हाँ। और एक जनता है जो कि बहुत पीछे है, कहीं गरीबी में जी रही है। तो जनता कहती है हाँ। कि ये लोग हमारे जैसे नहीं है, ये हमारे दर्द को समझ ही नहीं सकते, और इसी के कारण ये चीजें हो रही हैं सर। तो मतलब सर इसी चक्कर में प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। हाँ सर तो नेपाल का जो गोल है हम्म। वो किस तरीके से देख रहे हैं लोग, या उसको वो भी मान रहे हैं कि यार ये मेरे लिए वरदान है या अभिशाप है? ये दोनों तरीके से देख सकते हैं सर इसको। हाँ। देखो, सबसे पहले अगर हम इसके फायदे की बात करें, वरदान की बात करें, तो बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे। हाँ। देखिए, यहाँ पे हिमालय है, हाँ। नदियां हैं, टूरिज्म है, ओके। हाइड्रो पावर है। अगर वहां की गवर्नमेंट अच्छे से इन सारी चीजों को इस्तेमाल करती है, ओके। तो नेपाल एशिया का एक छोटा टाइगर बन सकता है। काफी चीजें वहां पे हो सकती है। और अभिशाप सबसे बड़ा ये है कि लैंडलॉक कंट्री है, तो वहां पे नदियां डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, समुद्र की पहुंच नहीं है। आयात और निर्यात यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए उसको या तो भारत पे या तो चाइना पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और कहीं ना कहीं वहां पे जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जैसे कि भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ये अक्सर आती रहती है, तो ये देश को तबाह कर देती है सर। और नेपाल की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन ही है, और सबसे बड़ी मजबूरी भी वही है। तो सर नेपाल का जो भविष्य है ना, अगर ऐसे हालात में रहेगा तो फिर ये संकट यूं ही चलता रहेगा, तो नेपाल का भविष्य बनेगा कैसे? सर देखिए, आपने संकट की बात करी, आपने संकट की बात करी नेपाल की, राइट। नेपाल अगर नहीं सुधरा तो आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से जो विदेशी कर्ज है उस पर पूरी तरीके से निर्भर होगा, ये तो आप मान के चलो। और जो टैलेंटेड यूथ है वहां का, वो वहां की कंट्री छोड़ देंगे। अभी आपने देखा होगा, बड़े बड़े नेता कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, गायब हो रहे हैं, राइट। और ये एक क्राइसिस नेशन बनकर रह जाएगा अगर नहीं सुधरा तो। और वहां की जो जैनजी है वही उस नेपाल को सुधार सकती है। नेपाल अपनी टूरिज्म पावर,
हाइड्रो पावर से एशिया का एक चमकता सितारा बन सकता है सर। मतलब सर अगर भारत को नेपाल के संकट से क्या सीख लेना चाहिए सर, अगर इन सभी चीजों को देखा जाए तो? सर बहुत बड़ा सबक है, और मैं कह रहा हूं कि सर देखिए, आपका पड़ोसी जितना मजबूत होगा हाँ। उतना ही आप सिक्योर फील करोगे। राइट। सर सिंपल सी बात है, इसको ऐसा समझते हैं, आप जहां रहते हैं, जिस भी सोसाइटी जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं, अगर आपके पड़ोसी अच्छे हैं, स्ट्रांग है, इकोनॉमी उनकी अच्छी है, तो जब भी आपके ऊपर कोई संकट आता है वो मदद करेंगे। लेकिन वो खुद ही परेशान है, हैरान है, आपको रात में जरूरत पड़ रही, पता चला उसके पास कार ही नहीं है, तो मदद कैसे करेगा वो? ठीक वैसे ही है कि अगर हमारा जो पड़ोसी है वो अगर मजबूत होता है तो भारत सुरक्षित है। अगर वो कमजोर होगा तो चीन के दरवाजे से अंदर आएगा सर, वहां से फिर चीन आएगा। और भारत को सिर्फ नेताओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना, बल्कि सीधे जनता से कनेक्ट करना चाहिए वहां, है ना। जैसे वहां पे स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सके तो मदद करो, और यही आपकी असली दोस्ती होनी चाहिए वहां पे सर। बिल्कुल सही कहा सर। और नेपाल की कहानी हमें सिखाती है कि राजनीति जनता को काट सकती है, पर देश को संकट उससे फंस जाता है। हाँ बिल्कुल सर, आपने बहुत सही अच्छी बात बोली कि ये जो चीज है हमें सिखाती है कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स से आप एक बार कह सकते हो कि आप जब आप पॉलिटिक्स पे बिल्कुल ध्यान दोगे जनता से कट जाओगे, देश आपका संकट में फंस जाएगा। लेकिन जब आप वहां पे डेवलपमेंट करोगे, चीजों को बनाओगे, तो आप कहीं ना कहीं बिल्कुल जनता से जुड़ जाओगे। और ये नेपाल का दर्द जो है ना सर, हमें दिखाता है कि जो साउथ एशिया है उसका भविष्य किस तरफ जा रहा है। और मुझे लगता है कि काफी कुछ चीजें लोगों ने सीखी होगी, समझी होगी, तो जाकर के चीजें समझ आई होगी। सर आप अगर चाहे ना, कोई भी हमारा जो पॉडकास्ट देख रहा है वो इन चीजों को एआई की मदद से भी काफी कुछ चीजें जान सकता है सर। अगर आप कहें तो हम उन चीजों को भी कनेक्ट करके बता सकते हैं, समझ सकता है कोई भी चाहे तो इन चीजों को। तो सर मतलब आज के टाइम पे देखा जा रहा है तो एक नई चीज सुनने को मिल रही है कि किस तरीके से जनरेशन जी जो है वो एक्टिव हो गई है अपने देश को, कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं राजनीति से इन सभी चीजों को प्रोटेस्ट करने के लिए। बिल्कुल सर। क्या है यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्टार्टिंग में देखिए हुआ क्या कि सबसे पहले तो वहाँ की गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि सोशल मीडिया बैन कर देंगे और थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट होगा, फिर उसके बाद ये बंद हो जाएगा। लेकिन सर आप खुद सोचिए कि प्रोटेस्ट इस लेवल पे पहुंच गया कि वहां की संसद, वहां के जो कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट जो हायर अथॉरिटी है, उनको लोगों ने जला दिया बुरी तरीके से। और मैं ये कहता हूँ सर कि ये जब इनस्टेबिलिटी आती है किसी भी गवर्नमेंट में, वो वहां की सरकारें हिल जाती हैं। श्रीलंका में भी ऐसा हुआ, आप देखिए बांग्लादेश में भी ऐसा हुआ, ऐसे ही सरकारें चेंज हुई, राइट। शेख हसीना को भगना पड़ा, राइट, है ना। तो कहीं ना कहीं जो यूथ है, ये जो जैन जी जो कहला रही है, वो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल एक एग्रेसिव प्रोटेस्ट कर रही है चीजों को लेकर के। तो कहीं ना कहीं ये चीज दिखाती है कि वहां का फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। आपको इस जनरेशन के हिसाब से उनको फ्रीडम देनी पड़ेगी। आप बिल्कुल बैन नहीं लगा सकते चीजों को, उनको बोलने की आजादी होनी चाहिए, और भी जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। वो क्लियर संदेश है, आप कह सकते हो कि ये जो वॉइस है ना, ये सारी चीजों का एक कह सकते हो कि बता रहे हैं कि मतलब क्या उनके लिए प्रॉब्लम है। मतलब कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सोशल मीडिया जस्ट एंटरटेनमेंट। नो सर, ये एक केवल और केवल एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एम्पावरमेंट का भी काम कर रहा है। ये है ना, किसी कंट्री की बिल्कुल अगर शट डाउन करोगे ना तो वो कंट्री शट डाउन हो जाएगी। ये चीज है, फ्यूचर शट डाउन हो जाएगा। तो जैन जी का क्लियर संदेश है भाई कि योर वॉइस इज नॉट अ प्रिविलेज, इट्स राइट, ये हमारा अधिकार है। सोशल मीडिया इज नॉट अ एंटरटेनमेंट, इट्स अ एम्पावरमेंट, एंड शटिंग इट डाउन इज शटिंग डाउन द फ्यूचर। ये फ्यूचर को शट डाउन कर देगा सर। तो ये चीज है। ये पॉडकास्ट में हमने कम्प्लीटली जाना कि किस तरीके से नेपाल की कंडीशंस खराब होती जा रही है, और यहाँ पर किस तरीके से अगर नेपाल चाहे तो अपनी चीज़ों को सुधार भी सकता है। बिल्कुल। और साथ ही साथ प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो किस लेवल पे बढ़ रहा है, ये भी डेली कुछ ना कुछ नई नई अपडेट्स यहाँ पे जो है मिलती जा रही है हमें। बिल्कुल सर। और हमने सुना वहाँ पे कोई नए प्रधानमंत्री भी बनने वाले हैं। लेट्स सी, अपडेट देखते हैं क्या होता है, कौन वहाँ का वो बनता है, लीड कौन करता है उस कंट्री को। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले समय में आपको मिलेंगे।
अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक्स पे हम वीडियोस बनाएं, ऐसे डिस्कशंस करें जो कि फ्रूटफुल डिस्कशन हो, जिससे कि आप कुछ सीख सकें, तो आप कमेंट करिएगा। और आई होप कि ये पॉडकास्ट आपको काफी कुछ सीखने को दिया होगा, काफी कुछ आपने सीखा होगा इस चीज से। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।